Hello students, welcome to Academy. So now we will be discussing about the properties of esters. The physical property की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल और कलरलेस होते हैं and it has a fruity smell. I mean एक pleasant smell होता है and these esters are generally insoluble in water and soluble in organic solvent. Right? Now if we compare the boiling point of the esters with relative the derivatives or the carboxylic acid के साथ अगर करते हैं तो esters have lower boiling point than the carboxylic acid. The simple point क्या है कि इस carboxylic acid में इंट्रामोलिकुलर एसोसिएशन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक डाइमराइजेशन जो डाइमर फॉर्म होता है, वेयरएज इन एस्टर्स उस फैसिलिटी या उस फीचर नहीं है, दे डू नॉट फॉर्म एनी एस्टर एस्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से उनका बॉन्डिंग कम होगा तो इजीली उनका बॉन्ड तोड़ सकते हैं, सो इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। So if we compare among the esters, the straight chain esters have higher boiling point than the branched esters. तो सिंपल लॉजिक क्या है इसका? सरफेस एरिया से रिलेटेड है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैंडरवाल इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो स्ट्रेट चेन में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द केमिकल नेचर ऑफ एस्टर्स। तो उसमें से एक पॉइंट है, अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, आई मीन वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो एस्टर क्या फॉर्म करता है? तो दैट एस्टर्स कैन बी प्रोमोटेड, जो हाइड्रोलिसिस है दैट कैन बी प्रोमोटेड बाय एसिड या फिर बेस। बेस में मतलब आप OH माइनस प्रेजेंस पे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द प्रीडोमिनेंट फैक्टर दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस पे अगर देखते हैं तो आप जब भी एक एस्टर लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एक्सेस वाटर लेंगे तो आपको तो क्या मिलेगा? जो एस्टर बनता है, हाउ इट फॉर्म्स द पेरेंट वॉल कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होता है। बट व्हेन वी हाइड्रोलाइज इट, सो हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल्दो इट सीम एज सेकेंड ऑर्डर, बट ये वाटर एक्सेस के लेने वजह से ये pseudo first order reaction kinetics follow करता है। And most importantly, acid catalyzed hydrolysis are reversible reaction, ये reversible होते हैं। अब इनके मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मेथड पे एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट होगा। तो इस केस में पहला अगर आप देखते हैं एस्टर के पास जब आप हाइड्रोनियम आयन देते हैं तब प्रोटोनेशन कैरी आउट होता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ये वाटर अटैक होगा जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। उसके बाद प्रोटोन ट्रांसफर एंड देन फाइनली व्हाट विल हैपन, प्रोटोनेशन होगा। तो ये जो OR माइनस एल्कोक्साइड ग्रुप है प्रोटोनेटेड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोनेटेड हो गया है। प्रोटोनेटेड होने के बाद इट कैन बी एलिमिनेटेड एज अल्कोहल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन होने के बाद फाइनली यू कैन गेट द एसिड ओवर हियर। तो एज आई सेड, ये एसिड कैटलाइज्ड इज हाइड्रोलिसिस इज रिवर्सिबल एंड it is pseudo first order reaction. So now switch on to the base. Base में अगर देखा जाए ये irreversible होता है, पहली चीज irreversible होता है, और यहाँ पे आपको salts of metals मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक salts मिलेंगे और अल्कोहल मिलेगा। whereas यहाँ पे आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जब एसिड कैटलाइज्ड करते हैं। द मैकेनिज्म वेरी सिंपल, राइट? OR माइनस जाता है, इट माने बहुत मुश्किल है OR माइनस जाने के लिए, बट इट में ऑफन, तो ऑफन रिएक्शन बहुत ही कॉमन है एसिड कैटलाइज्ड, राइट? तो इस केस में ये वाला स्टेबल हो जाता है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो फिर से अटैक नहीं करेगा कार्बोक्सिलेट, बिकॉज ये स्टेबलाइज्ड है। तो ये रिवर्सिबल फिर बैक नहीं जा सकता, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में तब्दील हो जाता है। तो बेस जो है वो इरिवर्सिबल होगा और जो एसिड कैटलाइज्ड है वो रिवर्सिबल होगा। सो इस केस में अब हम अगर देखते हैं, आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एस्टर लिया है, दोनों केस में सेम एस्टर लिया है और जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोपिक लेबलिंग किया है, सो दैट इन ऑर्डर टू एनालाइज व्हिच बॉन्ड ब्रेक्स ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट केस हाइड्रोलिसिस में एसिड बेस्ड में तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और अल्कोहल मिला। तो द क्लीवेज टेक्स प्लेस इज फ्रॉम दिस
इस केस में भी ये ब्रेक होता है, ना कि ये वाला। तो इस पार्ट से ब्रेक होगा और ये अल्कोहल बन गया, राइट, ये अल्कोहल बन गया। इन द सेम वे अगर इस पार्ट से सी डबल बॉन्ड और सी सिंगल बॉन्ड ओ से क्लीवेज हो रहा है और यहाँ पे आपको बन रहा है। सो दिस इज द सिंपल वे, राइट, हाउ टू आइदर इट मे बी बेसिक और एसिडिक, आपको इस क्लीवेज का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ इफ आई टेक द एस्टर्स, राइट, एस्टर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एसाइल क्लोराइड्स में, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली, क्या है, ये जो एसाइल क्लोराइड मतलब ये OR माइनस की जगह पे क्लोरीन रहना चाहिए। तो व्हाट वी हैव, वी नीड ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो इस केस में जो एसाइल क्लोराइड में एस्टर से एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट करने के लिए वी नीड PCl5। तो दिस इज द क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपको सिंपली यू कैन गेट RCOCl, इवन यू कैन यूज SOCl2 भी यूज किया जा सकता है इस केस में। तो फाइनली यू कैन गेट द एसाइल क्लोराइड फ्रॉम एस्टर। सेकेंड, अगर आप एस्टर को एमाइड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको लिक्विड अमोनिया, एक्वस अमोनिया डालना पड़ेगा। तो फाइनली द एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म की बदौलत ये OR माइनस निकल जाएगा और आपको ये NH2 ग्रुप मतलब ये एमाइड बन चुका है स्टूडेंट्स। तो अगर आप बोलेंगे सर एस्टर को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, बट हाउ कैन दैट बी अचीव्ड? So one of the reagent which is always available for us, which is a strong reducing agent जो है भाई, that is lithium aluminum hydride. So if we use that completely, there can be reduction of ester to alcohol, ester to alcohol. So आपको ये इस करके directly you can convert into alcohol. Another way is that by changing the reagent, that is if I take sodium metal in alcohol, that is ethanol, तब भी आप आराम से एस्टर को रिड्यूस कर सकते हैं टू अल्कोहल, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आई हैव टेकन मिथाइल ब्यूटेरेट। अब मिथाइल ब्यूटेरेट को सोडियम इन इथेनॉल लिया तो ये रिडक्शन होगा, मतलब ये एस्टर से हमको अल्कोहल मिलेगा। एंड हाउ वी हैव टू अचीव, तो इस केस में आपको ये बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा, तो बाकी जो है वो आपको OH में लिखना पड़ेगा, राइट। तो हियर द क्लीवेज टेक्स प्लेस, दिस पार्ट इज रिमूव्ड एंड दिस इज कंप्लीटली रिड्यूस्ड टू अल्कोहल पार्ट, राइट। So now we will move on to the one of the crucial reactions exhibited by the ester, that named reaction is the Clagenson Condensation. Don't mistake it with rearrangement. ये condensation reaction. तो as the name suggests, कि condensation मतलब C single bond C bond formation होगा, right? तो ये जो bond formation होगा, इसके लिए आपको जो reagent चाहिए वो strong base है। इसका मतलब है, तो if I take two equivalents of the ethers, दो equivalent चाहिए, and I use a strong base, mostly we will use so ethoxides or alkoxides हम लोग use करेंगे, which is a strong base, and then इस reaction से जो product बनेगा, they are nothing but the beta keto esters. They are beta keto esters बनेगा, right? So let us take into this example. I have taken 2 moles of ethyl acetate, and then I've used alkoxide, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है वो है कंडेंस्ड प्रोडक्ट। मतलब आप कैसे कंडेंस्ड प्रूव कर सकते हैं, ये 1 और 2, तो 2 कार्बन है, राइट, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन मतलब 100% C बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। एंड फाइनली यू हैव टू गेट कीटो, राइट। तो अगर हम 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट लेते हैं, एल्कोक्साइड लिया है, और ये क्लेजन कंडेंसेशन के प्रोडक्ट जो है बीटा केटो एस्टर, और फेमसली इस एग्जांपल से आपको जो मिलेगा वो है इथाइल एसिटो एसीटेट, which is popularly called as Eas synthesis, right? So let us understand this Clagenson condition with mechanism. तो और एक चीज है जो क्लेजन कंडेंसेशन है, it bears some resemblance or similarity with aldol कंडेंसेशन। एल्डोन कंडेंसेशन के साथ कुछ सिमिलरिटीज फॉलो करता है, जैसे कि इनोलेट एनायन
इनोलेट बनने वाला जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे भी बनेगा। तो लेट अस चेक आउट द मैकेनिज्म ओवर हियर। द फर्स्ट थिंग इज दैट जो एस्टर आप लिए हैं, एक इक्विवेलेंट ऑफ द एस्टर में जो पहला इक्विवेलेंट है, उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, उसको ये जो स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लिए वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमको क्या मिलेगा? इनोलेट, इनोलेट एनायन मिला है। अब ये जो इनोलेट एनायन है वो सेकेंड स्टेप में दूसरा एस्टर जो है, इसको हम व्हाइट में मार्क किए, उसको अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो ये अटैक होने के बाद, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद वी गेट दिस, एंड देन ये OET जो एल्कोक्साइड है, जो कि हम लोग सेकेंड एस्टर में है, वो रिमूव हो जाएगा, दैट गेट एलिमिनेटेड, एंड फाइनली यू गेट दिस। अब इस केस में आप देख सकते हैं और एक अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है, और एक अल्फा हाइड्रोजन है, और जो बेस है इस केस में फिर से डिप्रोटोनेट करेगा इस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द पहला इनोलेट से, वो अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा फिर बेस से, बेस निकाल देगा, फिर एक आपको एक एनायन मिलेगा जो डाइकार्बोनिल, डाइकार्बोनिल एनायन मिलेगा, राइट? यू गेट ए बीटा कीटो एस्टर एनायन, क्योंकि ये बीटा कीटो एस्टर एनायन मिला। अब आप अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब आपको एक प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे इस एनायन को स्टेबलाइज करने में, एंड फाइनली यू गेट द बीटा कीटो एस्टर्स, राइट? सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। तो मेन स्टेप जो है वो आपको जो प्रोटोनेशन, जो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूवल है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप में आपको क्या पता चल रहा है? आपके पास जो ईथ एस्टर लेते हैं तो मिनिमम आपको दो दो अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। तो पहला स्टेप में ये और सेकंड स्टेप में ये वाला पे आपको जरूरत है टू रिमूव दिस, राइट? सो लेट अस चेक आउट विद एन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एस्टर लिया है, सेम काइंड ऑफ एस्टर लिया है, तो क्रॉस्ड वाला भी देखेंगे इन सेकंड केस। तो इस केस में तो सेम मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं, एंड वी हैव टेकन ए स्ट्रॉन्ग बेस ओवर हियर, एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि आपको बीटा कीटो एस्टर फॉर्म करना है। सपोज लेट अस से ये एक, ये 2 कार्बन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन वाला बीटा कीटो एस्टर बनना चाहिए। तो ये फ्रैगमेंट सेम रहेगा, तो बाकी में ये माइनस होगा, फिर और एक एस्टर में रिएक्ट होगा, तो यहां से आपको और एक मॉलिक्यूल अटैच करना पड़ेगा जो कि कीटो ग्रुप है, उसको आप अटैच करेंगे तो इजीली यू कैन प्रेडिक्ट द रिएक्शन। नाउ हियर आई हैव गिवन यू वन ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे ड्रॉ किया है, दैट इज इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल को आप एनालाइज कीजिए और बताइए, कैन वी प्रोसीड दिस पर्टिकुलर एस्टर और टू कंटिन्यू विथ क्लेजेंसन कंडेंसेशन? देगा ये? क्या ये देगा? इट इज ये वाला। अगर देखते हैं तो इस मॉलिक्यूल में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे बस एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास तो आप क्लेजेंसन कंडेंसेशन नहीं कर सकते, सिंपल क्लेजेंसन कंडेंसेशन प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यू कांट, दिस इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट cannot give simple Clagenson condensation। अगर इस केस के लिए अपन को crossed Clagenson condensation जाना पड़ेगा, right? So let us move on to the crossed Clagenson condensation, bears the same resemblance like crossed aldol। तो इस केस में अगर 2 एस्टर की जरूरत है और एक एस्टर में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब भी आप Clagenson condensation करके बीटा कीटो एस्टर बना सकते हैं। So I have taken an example over here। तो इस एग्जाम्पल में मैंने इथाइल बेंजोएट लिया है। तो इथाइल बेंजोएट में नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस एस्टर में नहीं है। बट इस केस में और एक जो दूसरा वाला लिया है उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, तो यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड लिए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड देन हाइड्रोलिसिस, then it can go Clagenson under, तो बीटा कीटो एस्टर बनेगा। बट दिस इज नॉट द सिंपल Clagenson, दिस इज क्रॉस Clagenson कंडेंसेशन। तो फाइनली आपको मिलेगा इथाइल बेंजोइल एसीटेट, राइट?
नाउ लेट अस मूव ऑन. अगर इंट्रामोलिकुलर केस देखते हैं, इफ यू मूव ऑन टू द इंट्रामोलिकुलर Clagenson condensation, then the term what we have to use is the Dykman condensation or Dykman condensation. तो इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है? जो अल्फा कार्बन एटम है और जो एस्टर है वो एक ही मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और आपको स्ट्रॉन्ग बेस में कंटिन्यू करवाएंगे तो यू कैन गेट द बीटा केटो एस्टर मेड फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल इटसेल्फ. तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो ये जो है ये एक एस्टर पॉइंट है और ये भी एक एस्टर है और दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं एंड देन सिंपली व्हाट वी कैन डू इज दैट, तो यहां पे सीसी बॉन्ड बनेगा. इसका मतलब है रिंग फॉर्मेशन विल टेक प्लेस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डाइकमैन कंडेंसेशन. जब भी डाइकमैन कंडेंसेशन की बात करते हैं तो रिंग फॉर्मेशन होगा. तो इस केस में अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल में देखते हैं तो ये वाला 1 2 3 4, तो इस केस में क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि इस केस में जब भी हम सिंपल जब भी कंडेंसेशन करते हैं तो एक ही एस्टर ग्रुप को रिमूव कर देते हैं और कीटो ग्रुप मिल जाएगा आपको, राइट, आइदर दिस और दिस. तो आपको यहां पे जब भी आप रिंग फॉर्मेशन करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, इस केस में आपको 5 मेंबर रिंग मिल रहा है एंड दिस इज बीटा बीटा कीटो एस्टर बट द साइक्लिक वाला, राइट. सो डिकमैन कंडेंसेशन प्रोवाइड्स यू टू वेज. एक तो आप जो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड ही बना सकते हैं क्यों उससे ज्यादा वाला स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है और जो 5 मेंबर से कम हो तो एंगल स्ट्रेन बढ़ता है. सो द बाय यूजिंग द डिकमैन कंडेंसेशन 5 और 6 मेंबर्ड रिंग आप साइक्लिक बीटा केटो एस्टर आराम से बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू.